हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है BHIE 143। इसमें दोस्तों अपन चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे आज। इतिहास में पर्यावरण संबंधी मुद्दों का अध्ययन, एक परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य मतलब नज़रिया। तो दोस्तों इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखते हैं। परिचय। देखो, पर्यावरण के इतिहास का परिचय हम सबसे पहले जो प्लेटो और कौटिल्य का जो इतिहास उन्होंने लिखा है, तो उनके इतिहास लेखन से पता चलता है। 1960-70 के दशक में भी पर्यावरण के आंदोलन शुरू हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर अपन पर्यावरण के अंदर इतिहास को देखेंगे अपन। अर्थ, ठीक है। जे डोनाल्ड ने कहा है कि पर्यावरणीय इतिहास में को लेकर उन्होंने कहा है, प्राचीन काल से मानव प्राकृतिक दुनिया के साथ अंतःक्रिया और निर्भरता में रहे हैं। यह पर्यावरण की समझ थी सब ऐतिहासिक अध्ययन के लिए मान्य व लाभप्रद विषय है। ठीक है, पर्यावरण इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। भौतिक पर्यावरण इतिहास, इसमें दोस्तों मानव व प्रकृति एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संस्कृति व बौद्धिक पर्यावरणीय इतिहास, ठीक है, मनुष्य ने जो अपने बारे में सोचा वह साहित्य, धर्म व मौखिक परंपराओं में मिलता है। और राजनीति व नीति से संबंधित पर्यावरण, इसका मतलब है प्रकृति से संबंधित मामलों में समाज व प्रकृति के बीच में हुए मामलों का उल्लेख इस प्रकार के पर्यावरण में होता है। अब देखो, पर्यावरण के इतिहास में दोस्तों निम्न व्यक्ति शामिल होते हैं, जैसे कि पुरातत्वविद, भूगोलविद, ऐतिहासिक, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक, ठीक है, और जीव वैज्ञानिक। तो ये सब व्यक्ति क्या करते हैं, पर्यावरण के इतिहास के बारे में हमें बताते हैं। पर्यावरण इतिहास वाद विवाद पढ़ते हैं। अब देखो, पर्यावरण नैतिकता, मानव केंद्रवाद बनाम पारिस्थितिकी केंद्रवाद। सबसे पहले तो समझते हैं मानव केंद्रवाद का क्या मतलब होता है। एंथ्रोपोसेंट्रिक किसको कहते हैं। इसमें मानव को प्राथमिक व प्रकृति को द्वितीयक माना गया है, यानी कि इंसान उसको प्राथमिक माना गया, प्रकृति को द्वितीयक माना गया, अर्थात मानव की संतुष्टि हेतु मानव हितों को ध्यान में रखा जाता है। फिर है पारिस्थितिकी केंद्रवाद, इकोसेंट्रिक। यह मानता है कि मानव प्रकृति का एक हिस्सा है और इसे प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाने की जरूरत है तथा जीव पूरी तरह से पारिस्थितिक तंत्र प्रक्रियाओं पर निर्भर है। फिर दोनों विषयों को लेकर विद्वानों के बीच वाद विवाद चलता है। कुछ विद्वानों के अनुसार जैव विविधता के संरक्षण हेतु मानव केंद्रितवाद की अपेक्षा पारिस्थितिक केंद्रवाद अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखो, मानव केंद्रितवाद में इंसान की भलाई देखी जाती है, प्रकृति को दूसरे स्तर पर रखा जाता है, और जबकि पारिस्थितिक केंद्रवाद वो कहता है कि मानव और प्रकृति के बीच में सामंजस्य होना चाहिए, दोनों को परस्पर सामंजस्य के साथ में पृथ्वी पर सर्वाइव करना चाहिए। ठीक है, प्रकृति और इंसान को सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए। तो देखो, कैपिटल बी में अपन स्मॉल बी पढ़ेंगे अपन, एंथ्रोपोसेंट्रिक बनाम एंथ्रोपोसिन। देखो, पर्यावरणीय इतिहास में मानव को केंद्र में रखकर किया गया अध्ययन एंथ्रोपोसेंट्रिक कहलाया। ठीक है, और एंथ्रोपोसिन क्या है, एक दोस्तों भूगर्भिक समय है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल है एंथ्रोपोसिन। एक नया भूगर्भिक समय है, वह एंथ्रोपोसिन समय में इंसान ने जलवायु व पर्यावरण पर सबसे बुरा प्रभाव डाला है। एंथ्रोपोसिन शब्द को सर्वप्रथम सन 2000 ईस्वी में प्रयोग किया गया। वैज्ञानिक के अनुसार इस समय की शुरुआत 1950 से 54 के बीच में होती है। देखो, एंथ्रोपोसिन एक भूगर्भिक समय है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि 1950 और 1954 के बीच में इसकी शुरुआत हुई, अर्थात होलोसिन युग की समाप्ति हो चुकी है। होलोसिन के बाद में एंथ्रोपोसिन स्टार्ट होता है। अब मानव गतिविधियों का प्रभाव वैश्विक व अपरिवर्तनीय है। इंसान ने पृथ्वी पर इतना प्रभाव डाला कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई है। इससे जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता तथा पर्यावरण का क्षरण तेजी से हो रहा है। कैपिटल सी में स्मॉल ए हेडिंग देखते हैं। शिकारी संग्रहकर्ता। लगभग 11,000 साल पहले धरती पर प्लाइस्टोसीन समय में धरती पर बर्फ जमी हुई थी। इस समय में भी मेगाफोन प्रकार के जानवर धरती पर उपस्थित थे। कई प्रजातियां समय के साथ बनती रही व नष्ट होती रही। होलोसिन समय में आधुनिक जलवायु व समय की शुरुआत हुई। इस दौरान मिट्टी का निर्माण, झील व कई जीवों का विकास हुआ। होमोसेपियंस, जो कि मानव की आधुनिक प्रजाति से संबंधित है। मानव शिकारी संग्रहकर्ता से वर्तमान में शहर के निवासी में बदल गए। शिकारी संग्रहकर्ता मानव के जीवन में आग का आविष्कार सबसे महत्वपूर्ण था। समय के साथ जानवरों को पौधों की प्रजाति में विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन आया। मनुष्य की निपुणता के कारण वह अन्य स्तनधारियों से अलग हो गया। मानव ने
आग का आविष्कार किया, ठीक है, आग का आविष्कार करके जंगल को साफ किया और बस्ती बनाई, ठीक है, वहाँ पर खाना बनाने के लिए आग का इस्तेमाल करने लगा। शिकारी जीवन में मानव ने कई पशुओं को पालतू बनाकर अपने जीवन शैली को समृद्ध बनाया, अतः है अब पशुचारण संप्रदाय बन गए, ठीक है, समुदाय सॉरी। तो दोस्तों पहले तो इंसान शिकार करता था, उसके बाद में आग का आविष्कार किया, उसके बाद में उसको बस्ती में रहने लगा, फिर खेती वगैरह करने लगा, पशु रखने लगा, तो इस समुदाय को कहा गया पशुचारण समुदाय, पास्टोरल कम्युनिटीज़। फिर कृषि समुदाय पढ़ते हैं। संग्रहकर्ता और शिकार की तुलना में खेती में अधिक समय व अधिक मेहनत लगती थी। प्लेस्टोसीन समय के अंत में मानव ने खेती करना प्रारंभ कर दिया। पौधों व जानवरों की प्रजातियों का ज्ञान मानव को हुआ। इस ज्ञान को भाषा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किया गया। आधुनिक जलवायु के आने से वातावरण में तेजी से बदलाव आया। खेती हेतु साधारण उपकरण से ही ये पौधे पालतू बनाए गए। जंगल को साफ करने हेतु आग व कुल्हाड़ी का उपयोग किया गया। खेती हेतु हलों का उपयोग किया गया। दक्षिण एशिया में चावल की खेती हेतु पानी के बांध बनाए गए। सामाजिक निर्माण से अब प्रगति हुई। सामाजिक जीवन के निर्माण में प्रगति हुई। पशु हेतु चारागाह बनाए गए। अब उपकरणों में वृद्धि हुई। अब वो मतलब ज़्यादा चमकीले होते गए जो उपकरण थे, ठीक है। अस्वस्थता के कारण वे आंतों के रोगों से पीड़ित हुए। वेक्टर बोर्न डिजीज़ उनको लग गई इंसानों को, ठीक है। वेक्टर बोर्न डिजीज़ क्या होती है दोस्तों? जानवरों के काटने से होने वाली बीमारी जैसे कि डेंगू, वो वेक्टर बोर्न डिजीज़ है। तो कुत्ते, भेड़, बकरी व अन्य मवेशियों से फैली हुई बीमारियों से मानव अब बीमार होने लगा। अनाज के भंडारण का प्रारंभ में ज्ञान नहीं होने के कारण चूहे आकर्षित हुए। बुबोनिक प्लेग जैसी बीमारियां हैं वो फैली। अफ्रीका, एशिया, दक्षिणी यूरोप में जंगलों की कटाई करते समय जमा पानी होने के कारण मलेरिया फैला। कृषि के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन से मानव को सफलता और असफलता दोनों मिली। उसके सिंचाई करने के तरीके और पशु पालने के तरीकों में बदलाव आया। बीमारियों के बावजूद भी आबादी में बढ़ोतरी हुई। भारतीय उपमहाद्वीप में मानसूनी बारिश व अधिक समय तक शुष्क मौसम की जलवायु बनी रहती थी। भारत में गंगा नदी का उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर सघन कृषि हुई। अब देखो, सघन कृषि का मतलब क्या है कि भाई प्रति इकाई अधिक उत्पादकता, ये मतलब होता है। गंगा नदी का जो इलाका वो फर्टाइल है, ज़्यादा उर्वरक है, इसलिए जो भी कुछ उगाया मनुष्य ने यहाँ पर अधिक उत्पादन उसका हुआ। फलता है मानवों की यहाँ पर तादाद बढ़ी। इलाकों पर नियंत्रण हेतु युद्ध होने लगे। 6वीं सदी ईसा पूर्व में भारत में महाजनपदों का उदय हुआ। 1206 ईस्वी में तुर्क मुस्लिमों ने भारत पर सत्ता स्थापित की। 1526 ईस्वी में मुगलों ने नियंत्रण स्थापित किया। सेना में प्रयोग में लाए गए घोड़ा, हाथियों की भारी मात्रा में उनको लिए चारे की आवश्यकता हुई, ठीक है। अब देखो, जब मैं भारतीय उपमहाद्वीप कहता हूँ ना, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसको आपको बोलना है। कौन कौन से देश आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में? इंडिया, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव। तो यही की बात की जा रही है, ठीक है, इन्हीं के इतिहास की। तो देखो, अब जैविक विनिमय पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल एक्सचेंज में हम पढ़ेंगे पर्यावरणीय इतिहास में प्राकृतिक दुनिया की गतिशीलता जारी रही। प्रजातियां कभी भी एक जैव भौगोलिक क्षेत्र में नहीं रही, बल्कि देखो, एक भौगोलिक क्षेत्र में नहीं रही मतलब फैलती रही। इसके प्राकृतिक बाधाएं जिम्मेदार थी। नाविकों ने समय के साथ हवा की गति व जलवायु के बारे में जान लिया। इससे एशिया अफ्रीका के बीच व्यापार व जैविक विनिमय का रास्ता बन गया। मतलब बाहर के काफ़ी सारे देशों से भारत में अंदर अलग अलग तरह तरह की वनस्पतियाँ लाई गई। बाजरा, जवार, रागी भारत में अफ्रीका से आया। यह फसलें शुष्क मौसम में इंसानों हेतु महत्वपूर्ण थी। इन फसलों को उन क्षेत्रों में उगाया गया जहाँ पर वर्षा की अनिश्चितता थी। अफ्रीका से इनके साथ में खरपतवार रोग जानवर भी हिंद महासागर में आ गए। वास्को डी गामा व कोलंबस द्वारा क्रमशः भारत तथा अमेरिका के समुद्री मार्ग खोजने के बाद जैविक विनिमय तीव्रता से हुआ। जैविक विनिमय का मतलब क्या है कि भाई इंसान है वो अपने साथ दूसरे देशों से अब जानवर ला रहा है, पेड़ पौधे ला रहा है, ठीक है, वो जैविक विनिमय कहलाया। व्यापार व परिवहन के माध्यम से अमेरिका में वनस्पति बदल गए, जिससे कि यहाँ निम्न बीमारियाँ फैली, जैसे कि चेचक, खसरा, कंठमाला, इन्फ्लुएंजा और काली खांसी। इससे स्थानीय आबादी भी कम हुई क्योंकि बीमारियों के कारण काफ़ी संख्या में लोग खत्म हो जाते हैं।
16वीं सदी में यूरोप ने साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद को पूरी दुनिया में फैलाया। अब प्राकृतिक वस्तुओं को औपनिवेशिक देशों के द्वारा दुनिया के बाजारों में बेचा जाने लगा। पर्यावरण मानव के बीच अनुभवों में वृद्धि हुई और प्रकृति तथा मानव के संबंध जटिल बन गए। ऊर्जा लेखा परीक्षा, द एनर्जी ऑडिट। दोस्तों इसमें स्मॉल ए हेडिंग है आपकी, जीवाश्म ईंधन के लिए सौर शासन। तो आप ये समझो, देखो मैं आपको बताता हूँ सौर शासन क्या है एक्चुअली। सूरज से जैसे कि 100 किरणें आई, बादलों पर टकराकर आप ये समझो 80 किरणें वो जमीन पे आ गई, 20 किरणें वापस परावर्तित हो गई, बादलों से टकराकर वापस वायुमंडल में चले गई। ठीक है, तो 80 किरणें जैसे ही धरती पे आई तो धरती पर टकराने के बाद में वापस से वो वायुमंडल के अंदर चली गई सूरज की किरणें। ठीक है, तो आप ये समझो कि भाई 80 किरणें जमीन पे आ रही है, तो उसमें से जो 50 किरणें हैं वो वापस से चली गई और 30 किरणें यहाँ पर रही। लेकिन आज के टाइम पर दोस्तों जलवायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो जैसे कि 50 किरणें जाती थी पहले, तो अब मुश्किल से 20 किरणें जा रही हैं। तो धरती पर जो वातावरण इसलिए गर्म हो रहा है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसें हैं, ये ऊष्मा को बांध लेती है और अब पहले जितनी विकिरण है, पहले जितनी ऊष्मा है, वो वायुमंडल में जमीन से वापस लौटकर नहीं जाती हैं। ये मतलब है सौर विकिरण का, सौर शासन का। ठीक है, तो मतलब समझ गए। तो आगे पढ़ते हैं अपन। सूरज से 100 विकिरणें धरती पर आती है तथा केवल 20 विकिरणें ही वापस परावर्तित होती है, मतलब बादलों से टकराने बाद में। बाकी 80 विकिरणें धरती पर रह जाती है, किंतु पहले कम विकिरण रुकती थी क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा कम थी। लेकिन आज के टाइम पर प्रदूषण इतना ज़्यादा फैल चुका है कि ग्रीन हाउस गैस है, जैसे कि आपके कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, जलवाष्प है। ठीक है, तो इनके कारण क्या होता है कि जो ऊष्मा है जितनी जानी चाहिए थी वायुमंडल के अंदर वो नहीं जाती है फिर। ठीक है, इसलिए धरती का तापमान गर्म हो रहा है। तो इसी को हम सौर शासन कहते हैं। 18वीं सदी तक दुनिया पुराने जैविक शासन के अंतर्गत काम करती थी, इसे जैविक शासन अर्थव्यवस्था कहा गया। पिछले 2000 सालों में जनसंख्या घनत्व बढ़ने से सौर ऊर्जा का अधिक उपयोग किया गया है। सूर्य जैसे नवीकरणीय स्रोतों से ही मानव वर्ष भर अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है। जनसंख्या घनत्व अगर आपको याद करना तो किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। औद्योगिक क्रांति से आने से पहले पौधे, जानवर, पानी हवा मानव के लिए ऊर्जा के बढ़िया स्रोत थे। अब देखो थोड़ा सा डेटा देखो आप। 314 वर्ग किलोमीटर में आज से 10,000 साल पहले कितने इंसान रहते थे? आर्कटिक क्षेत्र में सिर्फ 3 इंसान रहते थे, अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र में 11 इंसान, घास भूमि पर 54 इंसान और ऊपर कटिबंधीय सवाना जलवायु में 136 मानव रहते थे। लेकिन आज देखिए दोस्तों, 10,000 साल बाद में यहाँ पर इंसानों की तादाद बढ़ गई है क्योंकि कृषि का आगमन हो गया है। ठीक है, अब एक और डेटा है, शिकारी संग्रहकर्ता समाज जनसंख्या घनत्व 0.1 से 1 के बीच पाया जाता है। जहाँ पर स्थानांतरित कृषि पाई जाती है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व 10 और 80 के बीच में पाया जाता है। जहाँ पर गतिहीन कृषि मानी जाती है वहाँ पर 100 से 1000 के बीच में जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अब देखो 1800 ईस्वी की शुरुआत में चीन और इंग्लैंड में वनों की कटाई चालू हो गई, लेकिन इन देशों की ऊर्जा की आवश्यकता अभी भी कम नहीं हुई, इसलिए वे उपनिवेशों पर आश्रित हो गए। कैपिटल डी में स्मॉल बी पॉइंट है। जीवाश्म ईंधन व्यवस्था और महान त्वरण, फॉसिल फ्यूल्स एंड ग्रेट एक्सक्लेरेशन। औद्योगिक क्रांति से पहले ऊर्जा के लिए स्रोत पवन ऊर्जा, बायोमास ईंधन, लकड़ी का कोयला था। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद में भाप, कोयला, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए। इसके अंतर्गत हम 2 युगों को देखते हैं। एक तो सौर ऊर्जा का युग, मतलब जहाँ पर इंसान प्रारंभिक खेती वगैरह किया करता था, तो देखते हैं। शिकारी संग्रहकर्ता समाज जब था, जब आग पर उसने नियंत्रण पा लिया था, लगभग ये बात है 2.5 मिलियन ईसा पूर्व है। ठीक है, यानी कि 25 लाख साल पहले की। ठीक है, प्रारंभिक खेती उसने 10,000 ईसा पूर्व में की थी और क्षेत्रीय साम्राज्यों के तहत प्रारंभिक कृषि 5,000 ईसा पूर्व में की गई। ठीक है, और उत्तर युग कृषि का टाइम माना जाता 3,000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व है। देखो 2 युग, दूसरा युग है जीवाश्म ईंधन का युग, जिसमें अपन समझते हैं कि कोयला है, इसको कब यूज किया गया? प्रारंभिक जीवाश्म ईंधन के रूप में।
और देखो उत्तर जीवाश्म ईंधन, आज का जो टाइम चल रहा है, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक तेल, परमाणु शक्ति आदि का उपयोग किया जा रहा है। तो प्रोटो ह्यूमन समाज कोमा शिकार कोमा कृषि समाज कोमा प्रारंभिक कृषि समाज कोमा उन्नत कृषि समाज कोमा औद्योगिक समाज तथा वर्तमान समाज में इंसानों की भोजन में घरेलू उद्योग कोमा कृषि परिवहन के क्षेत्र में ऊर्जा की खपत बढ़ी है। औद्योगिक क्रांति ने भाप के इंजन कोमा कोयले के उपयोग ने समाज में परिवहन जिसने परिवहन को सुगम बनाया है। भाप के इंजन और कोयले के उपयोग के कारण समाज के अंदर परिवहन है वो सुगम बना है और परिवहन के अलग अलग साधन भी आ गए हैं। 20वीं सदी में दोस्तों ग्रेट एक्सकलरेशन मतलब एक महान गति, महान त्वरण मिला है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अधिक ऊर्जा का उपयोग इंसानों ने करना चालू कर दिया है और अब उपभोक्ता संस्कृति का प्रारंभ हो चुका है ना। हर इंसान भोगना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं। तो ऊर्जा की अधिक मांग के कारण मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक निष्कर्षण किया। इसके प्रयोग से अनेक पर्यावरणीय समस्याएं हमारे सामने आई हैं। जनसंख्या वृद्धि व ऊर्जा खपत के बढ़ने से आज जलवायु परिवर्तन हो रहा है तथा प्रकृति इस नुकसान की भरपाई करने में बेबस नजर आ रही है। 1000 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व के समय में ग्रीन हाउस गैस प्रभाव बढ़ा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई है। क्योंकि दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर तेजी से बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापमान से पूरी दुनिया में निम्न समस्याएं आ रही हैं। तूफान, चक्रवात, हीट वेव का मतलब उष्ण लहर कोमा भीषण सूखा कोमा ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र के जल स्तर बढ़ा है। प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग ने अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, स्वीडन, फ्रांस जैसे देश शामिल हैं। मतलब यहाँ के लोग सबसे अधिक ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग में इन देशों का अधिक योगदान रहा है, यानी कि पूरे धरती का तापमान सिर्फ इन्हीं देशों के कारण बढ़ा है क्योंकि यहाँ पर अनेक उद्योग खड़े किए गए। इन देशों में खाद्य योगदान है, खाद्य क्षेत्र कोमा घरेलू क्षेत्र उत्पादन में, परिवहन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में अधिक खपत बढ़ी है। अब देखो इन देशों के अंदर चाहे आप घरेलू क्षेत्र देख लो, चाहे खाद्यान्न का क्षेत्र देख लो, चाहे आप परिवहन क्षेत्र देख लो या सेवा क्षेत्र देख लो, इन सभी क्षेत्रों में इन देशों के अंदर ऊर्जा खपत बढ़ी है। विकास एवं संधारणीयता, डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। पूंजीवाद के कारण पश्चिमी देशों में कई परिवर्तन हुए, वहां पर जीवन जीने की नई शैली विकसित हुई। विकासशील देशों ने विकसित देशों के आंशिक मॉडल को इनके जो मॉडल है उनको आदर्श अपनाया। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, पूंजीवाद के कारण पश्चिमी देशों में काफ़ी सारी तरक्की हुई। अब जो दुनिया के बचे हुए देश थे उन्होंने सोचा कि भाई पश्चिम के देशों का इतना ज़्यादा विकास हो गया, हम इनके आदर्श मॉडल को अपनाएंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे। पूंजीवाद और औद्योगिक कारण प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत बढ़ी है, जिससे पर्यावरण का नुकसान हुआ है। अतः सभी देशों को टिकाऊ व सतत विकास करने की जरूरत है। वैश्विक मुक्त बाजार कोमा विकासवाद कोमा उपभोक्तावाद कोमा उत्पादनवाद के कारण देशों का आर्थिक विकास तो बढ़ा है, लेकिन वह विकास पर्यावरण की कीमत पर हुआ है। देखो दिन प्रतिदिन तरक्की तो होती जा रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं, जिससे कि जीव मंडल प्रभावित हुआ है। पर्यावरण न्याय का क्या मतलब यहाँ पर, अथवा पर्यावरणीय समानता। देखो एंथ्रोपोसेन युग में विकसित हुए विकासशील देशों के बीच में खाई जो गहरी हो चुकी है, अर्थात हम कहेंगे कि विकसित और विकासशील देशों के बीच में असमानता की खाई और गहरी हो गई है। पर्यावरण आंदोलन सर्वप्रथम अमेरिका में शुरू हुई। श्वेत समुदाय ने श्वेत समुदाय पर काफ़ी आरोप लगाए कि वहाँ की जो सरकारें हैं वो सिर्फ श्वेत समुदाय के हितों में नीति या कार्यक्रम को कानून बनाती है, जिससे अश्वेत समुदाय का शोषण होता है तथा उनको न्याय नहीं मिलता है। इसमें स्मॉल ए पॉइंट पढ़ेंगे, विकसित और विकासशील राष्ट्र। 1991 में ग्लोबल वार्मिंग व जलवायु परिवर्तन के लिए विकसित देशों ने विकासशील देशों को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन भारतीय पर्यावरण विद्वानों ने और चिंतकों के अनुसार विकसित देशों ने ही अंधाधुंध विकास करके पर्यावरण को तुलनात्मक रूप से अधिक खराब कर दिया है। अतः विकसित देशों को गरीब देशों के लिए आर्थिक मुआवजा देना चाहिए तथा पर्यावरणीय संतुलन हेतु भी अधिक प्रयास करने चाहिए। विकसित देशों में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत ज़्यादा होती है। अमेरिका की आबादी पूरी दुनिया की आबादी की 4.73% है, लेकिन कुल कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन का क्रमशः 26 व 20% उत्सर्जित करता है। जबकि भारत है वो दुनिया की जितनी भी CO2 व मीथेन है उसका लगभग 6 और 14.4% ही वो उत्सर्जित करता है। अब देखो गरीबों का पर्यावरणवाद और लिंग नस्ल, ये टॉपिक पढ़ते हैं।
गरीब और सीमांत समुदाय, सीमांत का मतलब जो हाशिए पर है, ठीक है, जो गरीब है, वंचित समूह, डेप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उसको सीमांत समुदाय कहते हैं। तो गरीब तथा सीमांत समुदाय में पर्यावरणीय चेतना विकसित नहीं हुई है और वे इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। मार्टिनेज व रामचंद्र गुहा के अनुसार पर्यावरण के नुकसान से सबसे ज़्यादा गरीब देश प्रभावित हुए हैं, क्योंकि यहाँ के लोग अपने आजीविका और कृषि हेतु भूमि व स्थानीय जलवायु पर निर्भर होते हैं। कई बार विदेशी कंपनियां किसानों का शोषण करती हैं व उनको उनकी उपज का कम मूल्य देती है तथा अधिक शर्तें उन पर लाद देती है। फलता है किसान ऋण के बोझ के तले दब जाता है और ऐसे मामले अदालत में चलते रहते हैं। गरीबों के पर्यावरणवाद में पर्यावरण आंदोलन उभर के आते हैं। अमेरिका में इसकी शुरुआत 1980 के दशक में हो जाती है। भारत में भी पर्यावरणीय आंदोलन को सफल बनाया है, जैसे कि चिपको आंदोलन, क्योंकि महिलाएं सीधे तौर पर जंगल के उत्पादों जैसे कि पानी, शहद, तेंदुओं के पत्ते, लकड़ियां, फल, औषधियों के हेतु जंगल पर ही निर्भर रही है। समय समय पर भारत में अनेक हिस्सों में लोगों ने वन विभाग को निजी कंपनियों को सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। महिलाओं ने स्वच्छ वायु को जल हेतु दुनिया भर में संघर्ष किया, जैसे कि बंगारी मथाई, इनको नोबेल प्राइज भी मिला है 1977 में, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, केन्याई ग्रीन बेल्ट आंदोलन में वनों की कटाई व मिट्टी के क्षरण हेतु संदेश दिया था, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये चैप्टर 1 है, ये कंप्लीट होता है BHIE 143 में। इस वीडियो को आप वापस से देखें, सभी पॉइंट्स को ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।